Good morning, everyone. Am I audible? आवाज आ रही है? यस मैम। मैम धीरे धीरे आ रही है। धीरे धीरे आ रही है। अभी एनी बेटर? अपने सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ाओ। मेरा तो वॉल्यूम फुल है इधर से। Okay, so today we have to discuss what will be coming in your second mid semester. तो फर्स्ट मिड सेमेस्टर में जो आया था वो तो आएगा ही, जो भी फर्स्ट मिड सेमेस्टर का सिलेबस था। इन एडिशन टू दैट सेकेंड मिड सेमेस्टर में AC to DC रेक्टिफायर जो भी कवर हुआ है अभी तक, ठीक है। फर्स्ट मिड सेमेस्टर में जो आया था वो तो आएगा ही, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। टाइप्स ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मैं तुम लोग को आज एक असाइनमेंट दे दूंगी गूगल क्लासरूम में, तो वो भी देख लेना। देन थायरिस्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, यानी कि टर्न ऑन मेथड, स्विचिंग, फायरिंग सर्किट, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें थायरिस्टर से रिलेटेड कोर्स जो भी पढ़ाया गया है अभी तक। देन प्रोटेक्शन, ये सब आई थिंक फर्स्ट इसमें मॉसफेट, GTO, ये सारा है। मॉसफेट, IGBT। लास्ट टाइम मैंने इन मॉसफेट IGBT से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था बिकॉज तुरंत ही कवर हुआ था। सो बट दिस टाइम यू विल गेट कुछ क्वेश्चंस ऑन मॉसफेट एंड IGBT। इसके साथ देयर विल बी सम न्यूमेरिकल्स ऑन SCR। न्यूमेरिकल्स ऑन SCR, ये पोर्शन जो है ये फर्स्ट मिड सेमेस्टर में भी आया था और सेकेंड में भी आएगा। सेकेंड मिड सेमेस्टर में जो कोर्स है वो तुम्हारा AC to DC रेक्टिफायर का है। AC to DC रेक्टिफायर, इसमें सिंगल फेस और 3 फेस दोनों आएगा, ठीक है। सिंगल फेस और 3 फेस। नाउ सिंगल फेस में क्या क्या कवर हुआ है? हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव, और इसमें हाफ वेव में RL, RLE तीनों है, ठीक है। उसी तरीके से फुल वेव में भी R लोड के साथ, RL लोड के साथ, RLE लोड के साथ। सिमिलरली फॉर 3 फेस, हाफ और फुल दोनों। हाफ वेव यानी 3 पल्स कन्वर्टर और 6 पल्स कन्वर्टर दोनों आएगा। विद RL, RN, RLE लोड। तो इसमें जो
वेवफॉर्म मैंने तुम लोग को ऑफलाइन क्लास में ड्रॉ कराया था इन केस ऑफ 3 फेज. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट यू विल गेट इन योर सेकेंड मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन. ठीक है, तो 3 फेज का जो वेवफॉर्म ऑफलाइन क्लास में ड्रॉ कराया था वो ज़रूर प्रैक्टिस करके आना. सो बिकॉज दैट विल बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर सेकेंड मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें. इसके साथ अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. वो उस न्यूमेरिकल्स में से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे. न्यूमेरिकल्स ऑन डीसी ड्राइव्स. लास्ट क्लास में मैंने डीसी ड्राइव्स पढ़ाया था, आर्मेचर एंड फील्ड कंट्रोल. सो दैट विल ऑल्सो कम. न्यूमेरिकल्स ऑन डीसी ड्राइव, आर्मेचर एंड फील्ड कंट्रोल using single phase and 3 phase, full wave, and half controlled rectifier. फुल वेव एंड हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. ये दोनों हाफ कंट्रोल्ड मतलब सेमी कन्वर्टर. ठीक है, हाफ कंट्रोल्ड मतलब सेमी कन्वर्टर. सेमी कन्वर्टर में भी मैंने तुम लोग को 2 टाइप का पढ़ाया है, एक एसिमेट्रिक और दूसरा सिमेट्रिक सेमी कन्वर्टर. तो सेमी कन्वर्टर और फुल वेव रेक्टिफायर पे बेस्ड सिंगल और 3 फेज का न्यूमेरिकल आएगा, जिसमें डीसी ड्राइव्स का न्यूमेरिकल होगा. यू विल हैव टू सॉल्व फॉर आर्मेचर एंड फील्ड कंट्रोल ऑफ डीसी ड्राइव्स. ठीक है, ये न्यूमेरिकल पार्ट. अभी हम लोग इसका कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे सो दैट यू गेट एन आइडिया. तो न्यूमेरिकल काफ़ी न्यूमेरिकल्स रहेंगे, तो इसलिए अच्छा होगा कि अगर तुमने न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो थ्योरी पार्ट थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा बिकॉज थ्योरी ज़्यादा है. ठीक है, और इसके अलावा तुमको डिफरेंट टाइप ऑफ ये पढ़ा दिया गया है. कम्यूटेशन सर्किट. Commutation circuit has been covered, right? So commutation circuit में class A, class B, class C and class D commutation ये आएगा. ठीक है, इनका कंपैरिजन, इनका एप्लीकेशन, वेवफॉर्म्स, सर्किट डायग्राम, ये सारी चीज़ें पढ़ना है. तो दिस इज़ अप टू हियर इज़ योर कोर्स फॉर सिलेबस फॉर सेकेंड मिड सेमेस्टर. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? मैम लेट से ज्वाइन किए थे तो एक बार और बता दीजिए ना. कौन बोल रहा है? किसने पूछा है अभी? किसने पूछा है? वो गायब हो गया पूछ के. कौन अभी लेट से ज्वाइन किया है, एक बार और बता दीजिए. Anyways, these are the syllabus for second mid semester. Types of पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसमें SCR, MOSFET, IGBT, GTO, ये सारा पिछले मिड सेमेस्टर में भी आया था और इस मिड सेमेस्टर का भी पार्ट है. देन थायरिस्टर्स पे बेस्ड हम लोग ने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी. प्रोटेक्शन, जिसमें स्नबर सर्किट भी है. ठीक है, प्रोटेक्शन, फायरिंग सर्किट ऑफ SCR, स्विचिंग एंड टर्न ऑन मेथड्स. देन देयर आई हैव डन सम न्यूमेरिकल्स ऑन SCR, जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी रहती है. हम लोग जब अभी ऑफलाइन क्लास कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल करवाए थे SCR पे बेस्ड. ठीक है, जिसमें पीक वैल्यू दी रहती है, फायरिंग एंगल निकालना है या एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तो वो कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन SCR पर आएगा. उसके बाद AC टू DC रेक्टिफायर में देयर इज़ 2 पार्ट्स,
सिंगल फेस एंड 3 फेस AC to DC रेक्टिफायर। सिंगल फेस में हाफ वेव फुल वेव था, जिसके लिए 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स के लिए हमने अलग अलग कंटिन्यूस मोड ऑफ कंडक्शन, डिसकंटिन्यूस मोड ऑफ कंडक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, तो इस पे थ्योरी से भी क्वेश्चन आएगा, मतलब कि वेव फॉर्म ड्रॉ करना होगा कंटिन्यूस मोड पे या डिसकंटिन्यूस पे, आउटपुट एवरेज वोल्टेज का वेव फॉर्म, आउटपुट करंट का वेव फॉर्म, ये सारी चीज़ें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल फेस और फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव और हाफ वेव में भी फुल वेव में भी दो टाइप का था, एक तुम्हारा ब्रिज रेक्टिफायर था और दूसरा तुम्हारा सेंटर टैप रेक्टिफायर था, राइट। तो इन दोनों के लिए भी क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट इज़ अ ब्रिज रेक्टिफायर, व्हाट इज़ अ सेंटर टैप रेक्टिफायर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये सारी चीज़ें फुल वेव रेक्टिफायर में आता है। देन वी हैव स्टडीड 3 फेज रेक्टिफायर। 3 फेज में दो टाइप का था, फिर से एक था 3 पल्स रेक्टिफायर और एक था 6 पल्स रेक्टिफायर, जो हम लोग ने ऑफलाइन क्लास में देखा था। उसका वेव फॉर्म ड्रॉ करने को आएगा फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू दी रहेगी कि किस अल्फ़ा के लिए या किस फायरिंग एंगल के लिए तुमको आउटपुट एवरेज वोल्टेज का वेव फॉर्म ड्रॉ करना है इन केस ऑफ 3 फेज और 6 पल्स कन्वर्टर। ठीक है, इसके अलावा हमने सेमी कन्वर्टर क्लास में डिस्कस किया है। सेमी कन्वर्टर मतलब 2 थायरिस्टर और 2 डायोड, 2 थायरिस्टर प्लस 2 डायोड्स। ठीक है, सो इस पे न्यूमेरिकल सेमी कन्वर्टर का भी हमने वेव फॉर्म, आउटपुट एवरेज वोल्टेज, ये सारा चीज़ देखा है क्लास में। तो सेमी कन्वर्टर और फुल वेव रेक्टिफायर पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा फॉर डीसी ड्राइव्स, क्योंकि ये एसी टू डीसी कन्वर्टर है। डीसी में अगर हम आउटपुट में डीसी मोटर लगा देंगे, यू कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर, जो कि लास्ट क्लास में मैंने कराया था, आर्मेचर एंड फील्ड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर यूजिंग अ सिंगल फेज और 3 फेज रेक्टिफायर। ठीक है, तो इसमें यूजिंग अ फुल वेव कन्वर्टर एंड यूजिंग अ सेमी कन्वर्टर यू कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ द डीसी ड्राइव। इस पे न्यूमेरिकल आएगा। एंड लास्ट टॉपिक इज कम्यूटेशन सर्किट। कम्यूटेशन सर्किट हमने अभी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी कम्यूटेशन किया था। इसके साथ लाइन कम्यूटेशन, नेचुरल कम्यूटेशन पढ़ा है, व्हाट इज़ अ लाइन कम्यूटेशन। तो इन सब चीज़ पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो लास्ट टाइम जब सिलेबस कम था तो भी तुम लोग का परफॉर्मेंस कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं तुम लोग को जो असाइनमेंट दूंगी वो असाइनमेंट, गो थ्रू द असाइनमेंट एंड प्रिपेयर फॉर योर मिड सेमेस्टर्स। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अभी जो सिलेबस बताया इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना कवर कराया है उतना ही है, उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछ रहे हैं। वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स नाउ। न्यूमेरिकल्स में अभी जो मैंने बताया कि न्यूमेरिकल ऑन डीसी ड्राइव्स आएगा फुल वेव और सेमी कन्वर्टर के लिए। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं बिकॉज दीज विल बी अ पार्ट ऑफ योर मिड सेमेस्टर। तो ये न्यूमेरिकल्स फिलहाल देख लेते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? दिख रहा है ना? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So first numerical is a single phase half wave controlled rectifier shown in the figure, मतलब कि हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है, यानी कि ऐसा रेक्टिफायर है। ठीक है, सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर।
supplies a resistive load, draws an average current of 1.62 ampere. If the converter is operated from a 240 volt 50 hertz supply and if the average value of output voltage is 81 volt, calculate the following firing angle and load resistance value. So this is your circuit. This is supplied with a 240 volt 50 hertz supply with a resistance R load. Okay, so output voltage is given to you as 80 volt, right? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 81 volt और the resistive load draws an average current of 1.62 ampere. So the current is given to you as 1.62 ampere and average output voltage is given to you as 81 volt. So what is you have to find the value of alpha and you have to find the value of R. Okay, so what is the average output voltage equation for half wave rectifier? हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का एवरेज आउटपुट इक्वेशन कितना है? Vm by 2 pi 1 plus cos alpha है? Yes or no? देखो ये सब याद रखना पड़ेगा. अगर ये याद नहीं है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होगी. सो यू विल हैव टू एटलीस्ट रिमेंबर द बेसिक आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन फॉर हाफ वेव, फुल वेव, सेमी कन्वर्टर, 3 फेज, इन सब चीज़ का बेसिक आउटपुट वोल्टेज याद रखना पड़ेगा तभी न्यूमेरिकल बनेगा. तो ये वी आउटपुट तुमको 80 वोल्ट दिया हुआ है, वी एम तुम 240 वोल्ट को यूज़ करके निकाल सकते हो. सो वी एम विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ 240 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा and V naught is 81 volt. So from here you will get the value of alpha. कितना आ रहा है? निकालो. See, you have to do the numerical क्योंकि numerical बहुत सारे आएंगे और numerical में score करना ज़्यादा easy है as compared to theory, क्योंकि theory तुम लोग अच्छे से लिखते नहीं हो, वहाँ पे marks मिल नहीं पाता है. अगर numerical कर लोगे तो उसमें अगर सही सब सही है तो तुमको full marks मिल जाने के chances हैं. So rely more on numericals as compared to theory questions. निकालो जरा अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है. कोई सॉल्व कर रहे हैं या फिर शुड आई वेट और शुड आई नॉट वेट? आर यू सॉल्विंग? 60 डिग्री मैम. अल्फा की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री. हाँ 60.066. हाँ ठीक है. सो अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री इज करेक्ट. So next is your load resistance. So you have the value of IDC, you have the value of VDC. So you can calculate the value of R. ठीक है. तो RL will be equal to VDC divided by IDC. तो IDC की वैल्यू 1.62 एम्पियर दी हुई है, VDC की वैल्यू 81 वोल्ट दी हुई है. तो RL की वैल्यू कितनी आएगी? It is coming
50 volts, ठीक है, सॉरी 50 ohms. Next question is the RMS load voltage. RMS load voltage मतलब VOR की वैल्यू निकालनी है. Next is your C part is RMS load voltage means VOR output RMS voltage की वैल्यू निकालनी है. तो हाफ वेव रेक्टिफायर में व्हाट इज द इक्वेशन फॉर आउटपुट RMS voltage? पहले तो वो बताओ. आई थिंक यही था शायद. ये था तुम्हारा आउटपुट RMS वोल्टेज. फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट RMS वोल्टेज यानी VOR की वैल्यू वाज लाइक दिस, Vm/√2 पाई पाई माइनस अल्फा 1 प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा. ये भी जो मैंने जनरलाइज्ड इक्वेशन दिया था, अगर वो तुम याद रखोगे तो दिस विल बी इजियर फॉर यू टू कैलकुलेट. ठीक है, तो इक्वेशंस जो है सबसे पहले तो कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है वो याद रहना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज़ दी आउटपुट RMS इक्वेशन. अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया है सारी वैल्यूज़. Vm की जगह 240 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2. ओके, यहाँ पर एक करेक्शन है जो इक्वेशन लिखा है मैंने. दिस 2 इज़ आउटसाइड. 2√पाई होगा. ये देख लेना तुम लोग. आई गेस मुझे याद नहीं है बट इट शुड बी दिस. सो 240 इंटू √2 टाइम्स Vm की वैल्यू निकल जाएगी डिवाइडेड बाई 2 एंड यू विल अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई है. तो जहाँ पर पाई है दिस ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन केयर. देखो यहाँ पर पाई अल्फ़ा की वैल्यू जो है पाई के साथ रेडियन में लिखी गई है और यहाँ पर it is given in angle या it is given in degree because it has to be taken with sin. तो sin के साथ यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू डिग्री में दी गई है और यहाँ पर पाई के साथ अल्फ़ा की वैल्यू रेडियन में दी गई है. ठीक है, तो इसको ध्यान से करना. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट RMS वोल्टेज. उसके बाद आउटपुट RMS करंट निकालना है. आउटपुट RMS करंट निकालना है तो जो भी VOR की वैल्यू आ रही है करंट निकालने के लिए इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे. सो यू विल गेट द आउटपुट RMS करंट. ठीक है, नेक्स्ट इज कैलकुलेटिंग द रिपल फैक्टर. DC पावर कैसे निकालेंगे? VDC इंटू IDC कर देंगे. यू विल गेट द DC पावर. राइट, तो यहाँ पर RMS आउटपुट RMS करंट आ गया. VORMS divided by R, you will get the current. DC power is VDC into IDC will give you the DC output power. And ripple factor निकालना है. Next question is ripple factor. So ripple factor is given by ripple factor का equation मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था. तो ripple factor is equal to VORMS minus VDC divided by VDC. ठीक है, इसकी जगह पर तुम VRMS डिवाइडेड बाई VDC भी कर सकते हो. मतलब VRMS, इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ VRMS यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर. तो बिकॉज VRMS इज़ नॉट गिवन टू यू डायरेक्टली हियर, तो VRMS निकालने के लिए आउटपुट VRMS इज इक्वल टू जो भी टोटल आउटपुट VRMS आया है माइनस द DC टर्म्स ऑफ द आउटपुट VRMS. ठीक है, तो रिपल फैक्टर निकालने के लिए यहाँ तक करंट हो गया. नेक्स्ट इज योर PDC, पावर ऑफ इन द आउटपुट DC साइड. सो इट इज इक्वल टू VDC इंटू IDC. एंड फिफ्थ इज योर रिपल फैक्टर. रिपल फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो वैल्यू आई है VOR की, VOR स्क्वायर
minus VDC square. VDC is already given to you as 81 volt. So 81 का whole square divided by 81 will give you the value of ripple factor. ठीक है, निकालो ज़रा ripple factor की वैल्यू कितनी आ रही है. अल्फा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री. This is given as 240 into root 2. रिपल फैक्टर की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है. इसी टाइप के क्वेश्चंस तुम लोग को फाइनल एग्जाम में भी मिलेगा और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल. तो प्रैक्टिस होना चाहिए, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा. ये जो मैं मतलब अभी जो पीडीएफ मैंने दिखाया वो पीडीएफ का पीडीएफ भेज दूंगी मैं तुम लोग के क्लासरूम में. तो सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर लेना और अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स में असाइनमेंट में दे दूंगी तुम लोग को कुछ. रिपल फैक्टर की वैल्यू आई. ये 154. हाँ कितना आ रहा है ये 154 पॉइंट समथिंग आ रहा था. रिपल 1.57 1.57. So let us cross check it. Okay, so 1.57 is right. VORMS की वैल्यू 152.14 आ रही थी. तो लास्ट टाइम तुम लोग ने ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कहीं कहीं कुछ कुछ गड़बड़ कर दिया था. जैसे आदर्श का मुझे याद है उसने 2 बार एफिशिएंसी माइनस कर दी थी. तो वो सब टाइप का न्यूमेरिक का गलती मत करना बिकॉज उसमें नंबर कट जाते हैं बेकार के. तो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स प्रॉपरली तो वो तुम लोग को ज़्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट सिंपल एफिशिएंसी. अब इसी में तुम एफिशिएंसी निकाल सकते हो. PDC डिवाइडेड बाई आउटपुट पावर इनपुट पावर अगर निकालेंगे तो यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी. ठीक है, यहाँ पर पावर फैक्टर क्या होगा. पावर फैक्टर विल बी इक्वल टू लोड रेजिस्टिव है ना, तो पावर फैक्टर विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकालने को देते हैं तो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू PDC डिवाइडेड बाई PAC. ठीक है, पावर DC पावर डिवाइडेड बाई AC पावर. तो AC पावर निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए. AC पावर इज इक्वल टू VRMS IRMS इंटू पावर फैक्टर. ठीक है, एंड PAC इज इक्वल टू PDC. यू नो द वैल्यू ऑफ PDC ऑलरेडी. पावर फैक्टर इज 1. VRMS इज गिवन एज 240 वोल्ट. तो वहाँ से पहले तो IRMS निकाल लेंगे. ठीक है, तो 240 इंटू IRMS इंटू पावर फैक्टर विल गिव यू द वैल्यू ऑफ PDC. यहाँ से IRMS निकाल लेंगे. ठीक है, और IRMS निकालने के बाद PAC डिवाइडेड बाई PDC करेंगे. यू विल गेट द एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट. ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज DC drives question. Let us first see the question properly. A separately excited DC motor is fed from a 230 volt 50 Hz supply via a single phase half controlled bridge rectifier. हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर जहाँ भी लिखा रहेगा दैट इज़ योर सेमी कन्वर्टर. ठीक है, क्योंकि हाफ वेव और हाफ सेमी कन्वर्टर में कंफ्यूज मत होना. यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लिखा है यानी कि दिस इज़ फुल वेव कन्वर्टर. ठीक है, और फुल वेव में हाफ कंट्रोल लिखा है यानी कि 2 थायरिस्टर कनेक्टेड है और 2 डायोड कनेक्टेड है. तो
हाफ कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर इज नथिंग बट अ सेमी कन्वर्टर। जहाँ पे भी हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर लिखा रहेगा, so that is your semi converter. सेमी कन्वर्टर मतलब ब्रिज रेक्टिफायर है विथ 2 डायोड्स एंड 2 थायरिस्टर। ठीक है, 2 डायोड है और 2 थायरिस्टर है और इस तरीके का ब्रिज रेक्टिफायर है। अगर मेंशन नहीं है तो हम सिमेट्रिकल ब्रिज रेक्टिफायर ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो दिस इज 2 थायरिस्टर्स एंड 2 डायोड्स और यहाँ पर लोड कनेक्टेड होगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज हाफ कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर। नाउ लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन। DC motor is connected fed from a 230 volt 50 hertz ब्रिज रेक्टिफायर, यानी यहाँ पर लोड की जगह तुम्हारा एक DC मोटर कनेक्टेड है। ठीक है, नाउ जैसे ही DC मोटर का बात छिड़ेगा वैसे ही लोड में, वैसे ही दो तीन इक्वेशंस तुमको DC मोटर का पता होना चाहिए। पहला तो टॉर्क इक्वेशन, दूसरा बैक EMF इक्वेशन और तीसरा बैक EMF का वोल्टेज के साथ इक्वेशन विच इज V प्लस IARA। ठीक है, सो दीज थ्रू बैक EMF का इक्वेशन क्या होता है इन केस ऑफ DC मोटर? What is the equation of back EMF and torque? P phi by ZN, ZA by 2. P phi ZN and A by 2P. K phi ओमेगा लिखते हैं? Yes or no? अरे तुम लोग ये भी भूल गए हो क्या? Torque equation is given as K phi Ia, armature current. Torque is proportional to flux and the armature current, and back EMF is proportional to flux and the speed of the motor. ठीक है, omega is nothing but 2 pi n by 60. Omega is nothing but 2 pi n by 60, where n is the speed of the motor in RPM and this is given in radian per second. Omega is given in radian per second. ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन जो है सबसे पहले तो DC मोटर से तुम लोग को पता होना चाहिए। इन्हीं तीनों इक्वेशन को यूज़ करके हमको अपना न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ बिकॉज यू हैव कनेक्टेड अ हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर, DC मोटर का जो आर्मेचर वोल्टेज होगा, because this is being fed to a DC motor, so this armature voltage is variable because of this half control rectifier। तो अल्फा पे डिपेंड करेगा इसका आर्मेचर वोल्टेज जो कि हम DC मोटर को फिट करें, यानी ये जो VA है दिस इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ अल्फा। ठीक है, तो अल्फा अगर चेंज होगा तो ये चेंज होगा, तो बैक EMF चेंज होगा, बाकी चीज़ें जो भी दी होंगी न्यूमेरिकल में अकॉर्डिंगली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज 3 इक्वेशंस ये तुमको बाय हार्ट याद होना चाहिए। नाउ दिस डिपेंड्स कि DC मोटर तुम्हारा 2 ही टाइप के मोटर, जनरली सीरीज मोटर पे क्वेश्चंस कम आते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड और शंट मोटर के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड एंड शंट मोटर्स, ऑल्दो सीरीज मोटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट इस मिड सेमेस्टर के लिए सेपरेटली एक्साइटेड और शंट मोटर ही आएगा। तो सेपरेटली और शंट में क्या डिफरेंस है? फील्ड जो है वो अलग से कनेक्टेड रहता है इन केस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड, और शंट में फील्ड जो है वो इसी आर्मेचर के साथ कनेक्टेड रहता है। तो जो भी आर्मेचर वोल्टेज होगा वही वोल्टेज फील्ड में भी जाएगा। ठीक है, इतना डिफरेंस तो पता है तुम लोग को। तो let us see the numerical now. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So armature parameters are inductance 0.06 Henry, resistance, the armature resistance दिया हुआ है 0.3 ohm, motor voltage constant is given as 0.9 volt per ampere radian second, and field resistance is given as
104 ओम। क्वेश्चन में पहले ही सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर मेंशन्ड है, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर विद फील्ड रेजिस्टेंस इतना, यानी कि ये डीसी मोटर कैसा होगा, डीसी मोटर कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर हम जो आर्मेचर वोल्टेज दे रहे हैं ये हमारा AC टू DC रेक्टिफायर से आ रहा है, और ये अपना लोड है डीसी मोटर, और इसके साथ एक फील्ड लगा होगा इस तरीके से जिसको हम अलग से सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। DC सप्लाई दे रहे हैं फील्ड को। सो दिस इज योर IF, इसका रेजिस्टेंस RF दिया हुआ है, इसका RA मेंशन किया हुआ है, K की वैल्यू पता है, एंड yeah, this much is known to you. The field current is also connected by a semi-converter and is set to a maximum possible value, यानी ये भी एक सेमी कन्वर्टर से कनेक्टेड है, यानी this is also fed through a AC to DC semi converter. ठीक है, this is also fed through a AC to DC semi converter. Now let us go back to the question. The load torque is given as 50 Newton meter at 800 RPM, यानी N की वैल्यू पता है हमको 800 है, और लोड टॉर्क की वैल्यू पता है 50 न्यूटन मीटर. The inductances of the armature and field circuit are sufficient enough to make the armature and field current continuous and ripple free, यानी DC करंट जो आपको आउटपुट में मिल रहा है, DC करंट इज कॉन्टिन्यूस एंड रिपल फ्री. इतना इंडक्टेंस है मोटर का जो कि रिपल फ्री DC करंट हमको मिल रहा है. Now what you need to calculate here, calculate the value of field current IF and the firing angle of the converter in the armature circuit. ठीक है, तो IF की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, एंड फायरिंग सर्किट का एंगल निकालना है, फायरिंग एंगल अल्फा. नाउ सी, फील्ड के लिए तो बहुत सिंपल है निकालना, क्योंकि तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है फील्ड के लिए क्या, द फील्ड करंट इज also controlled by a semi converter and is set to a maximum possible value. Set to a maximum possible value यानी कि सेमी कन्वर्टर का जो आउटपुट एवरेज इक्वेशन होता है, व्हाट इज द आउटपुट एवरेज इक्वेशन, ये आउटपुट एवरेज इक्वेशन है फॉर Vm by pi होगा, सॉरी Vm by pi, just confirm this. Yes, Vm by pi 1 plus cos alpha. ठीक है, ये इक्वेशन है सेमी कन्वर्टर का. ठीक है, अब ये सेमी कन्वर्टर दोनों जगह कनेक्टेड है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, आर्मेचर में भी कनेक्टेड है, और क्योंकि डीसी चाहिए ना, तो डीसी सेमी कन्वर्टर से मिल रहा है जो कि आर्मेचर को फीड हो रहा है और रेक्टिफायर के फील्ड को भी फीड हो रहा है एट द सेम टाइम. तो हमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फील्ड में जो डीसी वोल्टेज जा रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू पर सेट है. तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब अल्फा की वैल्यू 0 होगी. When alpha will be equal to 0, cos alpha will be equal to 1. Yes or no? कौन है, म्यूट करो भाई अपने आप को. आकाश दुबे. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि the field current is also controlled by a semi converter and set to a maximum possible value, यानी कि फील्ड की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तब पॉसिबल है
जब अल्फ़ा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 0 डिग्री सब्सटीट्यूट करेंगे, कॉस अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 1, सो वी नॉट विल बी इक्वल टू वी एम बाई पाई इंटू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1 यानी 2 वी एम बाई पाई cos alpha. This will be your field voltage. 2 Vm by pi will be your field voltage. Vm की वैल्यू कितनी दी गई है? 240 वोल्ट आई थिंक दिया है, 230 वोल्ट दिया है Vm. RMS वैल्यू इज 230 वोल्ट, तो Vm will be equal to √2 times of 230 वोल्ट divided by pi. So this will give you the value of Vf. Rf की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, तो Vf by Rf करके हम फील्ड करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। जल्दी बताओ क्या आ रही है फील्ड करंट की वैल्यू? Rf की वैल्यू दी गई है 104 ओम। फील्ड करंट निकालो कितना आ रहा है? निकाली वैल्यू If की। If की वैल्यू कितनी आ रही है? ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, Vf डिवाइडेड बाई Rf करना है। So If will be coming how much? If की वैल्यू आ रही है Vf divided by Rf. If की वैल्यू आ रही है 1.99 एम्पियर। Now next part of the question is firing angle of the converter of the armature. तो इसके लिए फायरिंग एंगल निकालने के लिए हमको सबसे पहले तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालना पड़ेगा, because the same converter is connected in the armature voltage. So V naught is equal to Vm by pi. ये जो हमारा
आर्मेचर वोल्टेज है, यहाँ पे भी सेम सेमी कन्वर्टर कनेक्टेड है। सो वी नॉट विल बी इक्वल टू वी एम बाई पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो वी नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए। वी नॉट की वैल्यू कहाँ से आएगी? वी नॉट इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए से आएगी। तो 1 सेकेंड है, शायद मैंने यहाँ पर इक्वेशन गड़बड़ लिखा है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ जनरेटर। So, okay. So this is VA, this is EB, and VA is equal to EB plus IARA. So now what is the next task? पहले तो हमको V नॉट की वैल्यू निकालनी होगी, और V नॉट की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? इस इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में EB की वैल्यू निकालनी होगी और आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालनी होगी। RA की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। EB की वैल्यू कैसे निकालेंगे? EB की वैल्यू कैसे निकालेंगे और आर्मेचर करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले तो आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EB, ठीक है। क्योंकि EB में हमारा K फाई IA यूज होता है, और क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है दोनों साइड में, so you can directly take the equation of IA and EB, you can directly calculate. So now let us see. Now we can find out the armature current from the relation torque TA is equal to K into IF into IA, ठीक है। Now because we do not know the value of flux, क्योंकि field current की वैल्यू पता है, तो you can use this field current instead of flux. तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है तुमको इक्वेशन में, टॉर्क इज इक्वल टू 15 न्यूटन मीटर, ठीक है। और K की जो वैल्यू है, मोटर कांस्टेंट जो है, वो वोल्ट पर एम्पियर में ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर ये फ्लक्स में होता तो ये वेबर में दिया रहता, ठीक है। मतलब फ्लक्स की वैल्यू अगर पता होती तो ये वेबर में दिया रहता, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स नहीं दिया है। यू कैन यूज द इक्वेशन TA इज इक्वल टू, जो मैंने अभी इक्वेशन लिखा था, K इंटू फाई इंटू आई ए। इस फाई की जगह यू कैन यूज KF IF इंटू IA, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट। फ्लक्स की जगह KF इंटू IF लिख सकते हैं। नाउ दिस कंबाइंड कांस्टेंट इज गिवन टू यू, ठीक है। जो कांस्टेंट दिया है वो वोल्ट पर एम्पियर में दिया है, यानी कि इस कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता है, विच इज इक्वल टू टॉर्क इज गिवन 50 न्यूटन मीटर, कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 0.9 वोल्ट पर एम्पियर, इनटू IF की वैल्यू अभी निकाला है, विच इज 1.99 आई गेस, 1.99। यहाँ से हमको मिल जाएगी IA की वैल्यू। सो IA विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 0.9 इंटू 1.99, ठीक है। ये IA से IA आ जाएगा। उसी तरीके से EB इज इक्वल टू K फाई इंटू ओमेगा। फिर से यहाँ फाई की जगह हम इसको लिख सकते हैं K इंटू KF इंटू IF इंटू ओमेगा। नाउ ओमेगा की वैल्यू हमें नहीं पता है, N की वैल्यू पता है। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई N बाई 60। N की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे, ओमेगा निकालेंगे, यहाँ पर ओमेगा लिख देंगे, एंड EB विल बी इक्वल टू EB इज इक्वल टू K विच इज 0.9 इंटू IF इंटू ओमेगा। K 0.9, IF इज 1.99, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, EB आ जाएगा। एक बार EB आ गया, I आ गया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V नॉट एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो यही यहाँ पर सोल्यूशन में किया हुआ है। Let us see the solution also. Back EMF from the relation can be given as EB is equal to K omega IF। ओमेगा देखो 2 पाई N बाई 60, N की वैल्यू 800 दी हुई थी शायद, 800 RPM, ठीक है। तो 2 पाई N बाई 60 किया, ओमेगा की वैल्यू इसमें 0.9 इज K एंड IF इज 1.99,
मल्टीप्लाई करके EB की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब इस इक्वेशन में यहाँ पर तुम इसको VA भी लिख सकते हो, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको VA लिखना। VA इज इक्वल टू EB प्लस IRA करके VA की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ 158.42 जो वैल्यू आई है इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। सो 158.42 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ 230 डिवाइडेड बाई पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। इसको सब्सटीट्यूट करके यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। यू विल गेट द फायरिंग एंगल जिसके लिए आउटपुट एवरेज वोल्टेज इज कमिंग आउट टू बी दिस मच। ठीक है, सो ऑल द DC ड्राइव्स क्वेश्चन जो है वो इन 3 इक्वेशंस पे ही बेस्ड आते हैं। ये 3 इक्वेशन अगर पता है तो यू कैन सॉल्व दी एनी अमाउंट ऑफ क्वेश्चन इन विच इज़ बेस्ड ऑन DC ड्राइव्स। और ये टाइप का क्वेश्चन तुमको हर जगह मिलेगा, इन योर सेमेस्टर एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कोई भी लेवल का अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आने वाला है तो ड्राइव्स का क्वेश्चन ही आता है जनरली, बिकॉज ड्राइव्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर तुम कन्वर्टर को यूज़ करके एक DC मोटर रन करा रहे हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आता है और ये 3 इक्वेशन ही इम्पॉर्टेंट है जानना। इसमें से क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन चेंज होता रहता है। कहीं पर ये लिखा रहेगा कि लोड टॉर्क इज कांस्टेंट, तो लोड टॉर्क इज कांस्टेंट से वहाँ से फ्लक्स का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एग्जैक्टली, उसमें हम कोई कन्वर्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं बट बेसिक DC मशीन का एक क्वेश्चन है, पर इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग को मिलता है। सो आई विल राइट द क्वेश्चन फॉर यू। अ 200 volt 10.5 ampere 2000 RPM shunt motor has armature and field resistance 0.5 and 400 ohm respectively. It drives the load whose torque is constant at rated motor torque. Calculate the motor speed if the source voltage drops to 175 volt. Now in the same question, instead of giving this source voltage drops to 175 volt है, अगर ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन होता तो यहाँ पर द सोर्स वोल्टेज इज कंट्रोल्ड बाय अ फायरिंग एंगल सम डिग्री, ऐसा लिख करके क्वेश्चन बना सकते थे। ठीक है, इफ द सोर्स वोल्टेज इज कंट्रोल्ड बाय सपोज कंट्रोल्ड बाय अ फायरिंग एंगल 30 डिग्री with full wave rectifier। ठीक है, सेम क्वेश्चन कैन बी मॉडिफाइड लाइक दिस। यहाँ पर सोर्स वोल्टेज की एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है, हो सकता है कि तुमको इस तरीके से दिया रहे। तो अगर फुल वेव रेक्टिफायर फायरिंग एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, VRMS की वैल्यू दी गई है, तो यू नो दैट कि फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर V आउटपुट इज VM by pi cos अल्फा।
ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट। तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम विच इज गिवन टू यू। ये अभी अल्फा की वैल्यू छोड़ देते हैं, पहले ये देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, तो क्वेश्चन में तुमको V01 की वैल्यू दी गई है is 200 volt, I01 is given as 10.5 ampere, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है 0.5 ओम एंड फील्ड रेजिस्टेंस दिया है 400 ओम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द स्पीड, अगर मोटर का वोल्टेज ये है, करंट ये है, तो स्पीड ये है। नाउ इफ यू चेंज द वोल्टेज फ्रॉम 200 वोल्ट टू 175 वोल्ट, what will be the speed of the motor? This is the question, and it is mentioned that the torque is constant at both the condition, even when your voltage is dropping by 175 volt, the load torque is constant। ठीक है, तो ये मेंशन है लोड टॉर्क कांस्टेंट, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सी कि T इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए। तो बिकॉज योर लोड टॉर्क इज कांस्टेंट, क्यों, यानी कि T1 और T2 इक्वल होगा दोनों कंडीशन में। एक कंडीशन जहाँ पर वोल्टेज 200 है और एक कंडीशन जहाँ पर वोल्टेज 175 वोल्ट है, दोनों ही कंडीशन में टॉर्क कांस्टेंट है, यानी कि phi1 IA1 कैन बी विल बी इक्वल टू phi2 IA2, राइट, phi2 IA2, and from here you can write as phi1 by phi2 will be equal to IA2 divided by IA1। अभी इसमें से तुमको एक भी रिलेशन नहीं पता है, करंट का भी नहीं पता है, फ्लक्स का भी नहीं पता है। नाउ फ्लक्स कैन बी derived from DC shunt motor field flux is proportional to सप्लाई वोल्टेज, राइट, क्योंकि डीसी शंट मोटर है तो शंट मोटर कैसा कनेक्टेड रहता है, ऐसा कनेक्शन है होगा, दिस इज फील्ड एंड दिस इज सप्लाई वोल्टेज, राइट, दिस इज योर IF, IA, टोटल करंट I, RF, VF एंड दिस इज VA, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA। तो ये तुम्हारा डीसी शंट मोटर है, तो फील्ड flux will be proportional to the supply voltage in case of shunt motor. So you can write down V1 by V2 is equal to phi1 by phi2. So from here you can write V1 is equal to 200 divided by 175 will be equal to phi1 by phi2. Now you can substitute this equation into equation number 1 and you will get the value of IA1 and IA2. So phi1 by phi2 is equal to 200 by 175 will be equal to IA2 divided by IA1, और IA1 की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 10.5 एम्पियर। So from here IA2 will be equal to how much? अरे तुम लोग कैलकुलेट करके इतना तो बता दो कितना आ रहा है वैल्यू। आवाज नहीं आ रही है। What will be the value of IA2? ट्वेल्व मैम, 5, 12 मैम, 12। 12, okay. So now how will you calculate the value of
स्पीड निकालना है ना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोटर स्पीड, कैसे निकालोगे? यूजिंग दिस थ्री इक्वेशंस। IA2 की वैल्यू पता है, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EB। देखो मोटर स्पीड जब भी निकालने के लिए बोला जाएगा यू विल गो बैक टू EB, क्योंकि EB का ही इक्वेशन जो है वहाँ पर यू विल हैव टू कैलकुलेट द मोटर स्पीड। तो मोटर स्पीड इज इक्वल टू K इंटू फाई इंटू ओमेगा, राइट, यानी स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू बैक EMF। K फाई जो होगा वो इक्वल होगा, सो EB1 बाई EB2 will be equal to omega 1 divided by omega 2। EB1 हम निकाल सकते हैं by equation EB1 is equal to V minus IARA। V पता है 200, IA पता है 10.5, RA पता है 0.5। ठीक है, यहाँ से EB1 आएगा और EB2 की वैल्यू आएगी 175 minus 12 into 0.5, राइट। नाउ ओमेगा 1 या N1 लिख सकते हो इसको। N1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है 2000 RPM। नाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N2? N2 विल बी इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई EB1 इंटू EB2। निकालो ज़रा N2 की वैल्यू। ये सारा क्वेश्चन this particularly this question has nothing to do with power electronics। ये बेसिक DC मशीन का क्वेश्चन है। आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस फॉर यू सो दैट कि तुम लोग इस तरीके का क्वेश्चन अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आए तो सॉल्व कर पाओ। N2 की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। EB1 और EB2 की वैल्यू पता है, N2 की वैल्यू निकालो। सत्रह सौ पैंतीस में 1735। सबका आ रहा है 1735। देखो ये जस्टिफाई भी करता है, ठीक है, क्योंकि जब तुम वोल्टेज फील्ड वोल्टेज को रिड्यूस करोगे, फील्ड करंट जो है वो रिड्यूस होगा और स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगा। सबका आ रहा है क्या 1735? Yes, ma'am. ठीक है, so that is why because you are reducing the voltage omega is getting reduced, so because EB क्या है, EB is equal to V minus IARA, so you are reducing the voltage, इसी को बोलते हैं आर्मेचर कंट्रोल, राइट। दिस इज EB is equal to K phi omega। तो जब वोल्टेज को डिक्रीज करोगे 200 से 175 लेके जाओगे तो ओमेगा विल आल्सो डिक्रीज। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आर्मेचर कंट्रोल। So you are decreasing the speed of the motor by decreasing the armature voltage, और ये आर्मेचर वोल्टेज जो है ये तुम किसी भी कन्वर्टर को यूज़ करके भी डिक्रीज कर सकते हो बाय चेंजिंग द फायरिंग एंगल। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर फायरिंग एंगल दिया होगा फुल कन्वर्टर के साथ या सेमी कन्वर्टर के साथ तो सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। येस और नो? Any problem? Any problem, guys? प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैम बस। ये तो इतना प्रैक्टिस तो डीसी मशीन का ऑलरेडी होना चाहिए था, है ना? यस और नो? तुम लोग तो थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हो शायद जी मैम। लेकिन डीसी मशीन पढ़ के भूल गए हो। तो
मैं तुम लोग को कुछ और सॉल्ट न्यूमेरिकल्स का भेज देती हूँ गूगल क्लासरूम में, उसको देख लेना और असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे वो भी देख लेना। तो आई अगेन एंड अगेन सजेस्ट यू टू गो थ्रू द न्यूमेरिकल्स, बिकॉज न्यूमेरिकल स्कोरिंग होता है, इन दैट यू विल गेट बेटर मार्क्स। लेकिन उसमें भी अगर स्टेप में गलती कर दोगे तो स्टेप मार्क्स कटेंगे, तो स्टेप मार्किंग होती है, तो इसलिए गो थ्रू द न्यूमेरिकल्स प्रॉपरली, कहाँ पे क्या कैसे कैलकुलेट हो रहा है वो पता होना चाहिए। मैं भेज देती हूँ सॉल्व न्यूमेरिकल्स, एक बार प्रैक्टिस कर लो। और ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड सेमेस्टर्स। पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, लेकिन अब एकदम ही पढ़ के नहीं जाओगे तो फिर दिक्कत है। मैंने बता दिया 3 फेज़ का वेव फॉर्म आएगा, तो वो प्रैक्टिस कर लो और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क या क्लास ख़त्म करो? कुछ पूछना है और या फिर हो गया? तैयारी शुरू हो गई मिड सेमेस्टर की? नहीं अभी तो मैम, तुम डेली लोग अभी तो तुम लोग इस पिछले वीक में काफ़ी कुछ चल रहा था तो पढ़े ही नहीं होगे, 2 दिन पहले पढ़ोगे। तो ठीक है, अभी 2 दिन है, पढ़ लो। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक्स्ट मी, पूछ सकते हो, और कॉल मी। बाकी मैं असाइनमेंट आज भेज दूँगी तुम लोगों को, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।